नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। आज मुद्दा आपका में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया की भारत यात्रा को केंद्र में रखकर बात करेंगे भारत श्रीलंका संबंधों की। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को भारत पहुंची। हरिनी अमरसूरिया की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। यहाँ पहुँचते ही उन्होंने मोदी सरकार का आर्थिक संकट के समय श्रीलंका का साथ देने के लिए आभार जताया और दोनों देशों के पारंपरिक संबंधों को याद किया। त्रेता में भगवान राम के लंका जाने के कारण श्रीलंका धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से भारत से जुड़ा है। बौद्ध धर्म भारत से श्रीलंका गया और आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। तमिल संस्कृति भी दोनों देशों में साझा है। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के आर्थिक संकट में भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन से अधिक की सहायता दी थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया की भारत यात्रा के महत्व, दोनों देशों के संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे 2 विशेषज्ञों के माध्यम से। डीपी श्रीवास्तव, पूर्व राजदूत और विशिष्ट फेलो VIF फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद हैं वर्चुअली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीपी श्रीवास्तव जी। हमारे साथ पथिकृत पायने भी हैं, वरिष्ठ शोध फेलो हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के। पथिकृत पायने जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि यहाँ पर भी इंगित किया गया कि जैसे ही भारत पहुँचे श्रीलंका के प्रधानमंत्री अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर, उन्होंने 2022 का समय याद किया जब भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन से अधिक की सहायता दी थी। तो क्या वो घटनाक्रम कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट है भारत और श्रीलंका के संबंधों के बीच? जी नमस्कार। ये तो जाहिर है कि इंडिया और श्रीलंका का जो रिश्ता है वो एक सिविलाइजेशनल एक रिश्ता है जो हजारों सालों का है। लेकिन 2022 में जो घटना घटी थी उसका उस दौर में श्रीलंका को एहसास हुआ कुछ चीजों का जो शायद बीच में थोड़ा सा बहुत सारे कारणों की वजह से थोड़ा उस पर धूल पड़ गया था। वो जो 2022 का दौर चल रहा था जब कोविड से बहुत सारे देश उभर के आ रहे थे, सिर्फ छोटे छोटे देश नहीं बड़े बड़े देशों के भी अपने बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे। उस टाइम श्रीलंका का जो फूड क्राइसिस था और जो मेडिसिनल क्राइसिस था, खास करके जितने सारे क्राइसिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वजह से था, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व था ही नहीं क्योंकि टूरिज्म बंद हो गया था कोविड के कारण, एक्सपोर्ट कुछ हो नहीं रहा था। उस दौरान जो उनके सिचुएशन था, ना चाइना उनके मदद के लिए आया, ना जितने ग्लोबल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, कोई सामने नहीं आया तुरंत मदद करने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत उस टाइम हालांकि इंडिया खुद उभर रहा था, खुद अपने चैलेंजेस से जूझ रहा था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इंडिया के लिए यही बेहतर है कि उनके पड़ोसी देश भी ठीक ठाक उनके साथ उठे और उभर के आए इस जो इमरजेंसी सिचुएशन से। तो ना ही सिर्फ कि श्रीलंका को भी कोविड के दौरान वैक्सीन इंडिया ने दिया था, बल्कि उस टाइम जब उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, इंडिया अपने प्रॉब्लम को जूझने के साथ साथ $4 बिलियन का, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो एसेंशियल फूड आइटम्स, सब कुछ दे दिया। और उसके साथ साथ एक लाइन ऑफ क्रेडिट खोल दिया ताकि इंडिया से जो सामान वो खरीदे वो रुपये में खरीद सके और उसके लिए उनको कोई जो प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, जैसे डॉलर, उनका जरूरत ना पड़े। तो उस दौरान जो एक सिचुएशन था उसमें मुझे लगता है कि बहुत कुछ लोग जो श्रीलंका में एक नेगेटिविटी फैला रहा था इंडिया के खिलाफ, उस चीज से श्रीलंका उभर के आया और ये रियलाइजेशन आया दोनों ही देश के लिए कि वो उनकी दोस्ती और भाईचारे अच्छे रहेंगे तो दोनों के लिए ही अच्छा है। क्योंकि इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं होता अगर डाउन साउथ श्रीलंका एक फेल स्टेट हो जाता, वो इंडिया के लिए भी एक मुश्किल दौर क्रिएट करता। तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट था दोनों देश के लिए। डीपी श्रीवास्तव जी, जिसका जिक्र यहाँ पर पथिकृत भी कर रहे हैं और मैंने भी जिस बात का जिक्र किया है, और माना जा रहा था कि वो घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ था कि जब ऐसा लग रहा था कि चीन का प्रभाव, या फिर कह सकते हैं कि श्रीलंका चीन के प्रभाव में
आता जा रहा था, उस वक्त जो है क्राइसिस सामने आया आर्थिक रूप से, और भारत ने एक बार फिर से सहयोग का, सहायता का, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उससे काफ़ी कुछ बदल गया है दोनों देशों के बीच, और हमारे जो पारंपरिक और प्राचीन रिश्ते हैं वो फिर से पटरी पर आ गए। जी, आप ठीक कह रहे हैं। चीन का इस 2022 के क्राइसिस के पहले उन्होंने करीब $12 बिलियन के लोन्स दे रखे थे, मगर ये लोन्स उन प्रोजेक्ट्स के लिए थे जिससे सिर्फ चीन को ही प्रॉफिट मिलता। जैसे हम्बन टोटा प्रोजेक्ट, उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, वो उसका श्रीलंका के लिए कोई इमीडिएट उसका यूज़ नहीं है, तो उन्होंने लोन के तौर पे पैसा दिया उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनके का चीन के लिए सामरिक महत्व था। और जब क्राइसिस आया तो वो दरकिनार हो गए, और शायद मुश्किल से उन्होंने एक $50 या $60 मिलियन दिया। हिंदुस्तान ने $4 बिलियन दिया, और उसके बाद भी जब IMF ने श्रीलंका का लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात उठाई तो चाइना सबसे पीछे रहा। एकदम आखिर में उसने अपनी सहमति दी। चाइना के करीब 2.5 और या $2.7 बिलियन के लोन्स हैं श्रीलंका के लिए। तो जब सहायता का मौका आया तो वो पीछे हट गए। मगर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको तीसरे मुल्क की दृष्टि से ना देखें। हमारे लिए द्विपक्षीय संबंध ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे अभी मेरे कलीग ने कहा, हमारे रिश्ते तो 2000 साल से पुराने हैं। बुद्धिज्म हिंदुस्तान से गया, और अशोक वाटिका श्रीलंका में है, मैं वहाँ जा चुका हूँ। और अभी भी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान पे डिपेंड करती है। शिपिंग एक उनके लिए मेजर प्रोजेक्ट है, और इंडिया का जो मर्चेंट ट्रेड है 70% ट्रांसशिपमेंट श्रीलंका के पोर्ट्स के थ्रू होता है। उसका भी फ़ायदा श्रीलंका को मिलता है। तो इन सब चीज़ों की दृष्टि से देखें तो ये संबंध दोनों देशों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अभी पथिकृत ने एक और बात कही है डीपी श्रीवास्तव जी, कि वो ऐसा दौर था जब भारत ने सहायता दी, और भारत के लिए भी ये लाभ की स्थिति है। भारत जो है श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश की दूरी जो है वो जो है नहीं चाहेगा। अगर बात करें जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर हैं, इस यात्रा के बाद भारत और श्रीलंका के संबंधों को आप कहां देखती हैं, और क्या उद्देश्य लेकर वो भारत की इस यात्रा पर आई हैं? प्रतिबिंब जी, अगर आप देखें पूरे दुनिया भर में एक इंस्टेबिलिटी का दौर चल रहा है। पता ही नहीं है कि कल जो रशिया यूक्रेन का लड़ाई है वो कैसे एक्सपैंड हो जाए। पता ही नहीं कि मिडिल ईस्ट में कब फिर से जंग छेड़ जाए। तो ये सारे जैसे स्थिति होती है, और अगर आप देखें अफगानिस्तान पाकिस्तान में अचानक से ये जो जंग शुरू हो गया, ऐसे स्थिति जब होते हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड में पड़ता है, इंटरनेशनल एनर्जी प्राइस में पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो जैसे श्रीलंका जैसे छोटे देश है, हालांकि वो भी बहुत अहम देश है, लेकिन जीडीपी के हिसाब से अगर देखें तो काफी छोटे देश है, वो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसी स्थिति में वो चाहेंगे कि इंडिया के साथ और इंडिया से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाए, इंडिया ज्यादा से ज्यादा श्रीलंका से कमोडिटी इंपोर्ट भी करे, और वो चाहेंगे कि इंडिया के साथ एक स्टेबल ट्रेड रिलेशन रहे, ताकि श्रीलंका की जो अंदरूनी इकोनॉमी है वो बाहरी फ्लक्चुएशंस के वजह से बहुत ज्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसको कहा जाता है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। आज दुनिया भर में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बदलाव ला रहा है, किस तरह से उसका इम्पैक्ट एडुकेशन में पड़ेगा,
किस तरह से नए जनरेशन को शिक्षा दी जानी चाहिए, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन एजुकेशन में होगा, ये सारे चीज। और उसके साथ साथ गवर्नेंस, इंडिया का जो गवर्नेंस मॉडल है, चाहे वो जैम ट्रिनिटी हो, जनधन, आधार, मोबाइल, या उसके साथ अगर आप देखेंगे जिस तरह से वेलफेयर स्कीम्स है, क्या उसका क्या इम्पैक्ट होता है दुनिया भर, देश भर में, उस वो हमने देखे हैं पिछले 11 साल में, जब करीब करीब 25 से 26 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से इंडिया उठा के ले आए हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, ये सारे गवर्नेंस इश्यूज, ये सारे एजुकेशन से लेके ट्रेड और टूरिज्म, इन सारे चीजों में मुझे लगता है कि श्रीलंका और इंडिया का अगर कोऑपरेशन हो तो ये दोनों देशों के लिए ही बेहतर है। क्योंकि अगर आप कल्चरली देखें, इन कल्चरली दोनों देशों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे दिनकर सर ने कहा, मैं भी श्रीलंका गया हूं, और मैं जब श्रीलंका कोलंबो में गया तो मुझे एक बहुत ही बेहतरीन शहर लगा वो। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनका सिविक, उनके जो कॉरपोरेशन है, बहुत स्वच्छ रखता है देश को, सिटी को। और उसके साथ साथ इतने कल्चरल कनेक्ट है, मुझे लगा ही नहीं कि वो एक अलग देश है। तो जिस तरह से कनाडा और मेक्सिको के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और लोग होता है, अगर श्रीलंका के साथ हमारा ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है ये दोनों देशों के लिए भी बेहतर होगा। और श्रीलंका जैसे देश जो फ्लक्चुएशंस के वजह से बहुत सफर करता है, मुझे लगता है उन पे अगर स्टेबिलिटी आए तो ये उनके लिए भी बेहतरी होगी। और मुझे लगता है कि आज एक ऐसी स्थिति है जहां इंडिया के इंस्टीट्यूट श्रीलंका में जाके अपना ब्रांच खोले, इंडिया के इन्वेस्टर्स वहां पे जाके स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, इंडिया श्रीलंका के स्टार्टअप्स को इंडिया में प्रमोशन दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति आए तो मुझे लगता है दोनों देशों के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। बैक टू यू श्रीवास्तव जी। ये भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लगभग वर्ष 2000 में ही लागू हो गया था। भारत श्रीलंका में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पहले से ही निवेश कर रहा है, जैसे रेलवे हो गया, आवास हो गया, ऊर्जा हो गया। अब इससे आगे क्या? साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ट्रिंकोमाली पोर्ट, श्रीलंका के पूर्व के तटीय क्षेत्र में है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये अंग्रेज़ों ने एक बड़ी नेवल बेस के तौर पे इसका इस्तेमाल किया था। वहाँ अभी भी इंडियन प्रेजेंस है। वहाँ पे एक ऑयल टैंक फार्म है, वहाँ पे तेल का भंडार अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था। और वो जो पोर्ट है और जो ऑयल रिजर्वॉयर है, उसका डेवलपमेंट हिंदुस्तान के साथ करने की बात करीब 20 वर्ष से चल रही है। इसमें कुछ पूंजी निवेश की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो जाए तो ना सिर्फ श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, बल्कि इसके साथ हिंदुस्तान और श्रीलंका के संबंध भी और घनिष्ठ हो जाएंगे। ये पूर्वी क्षेत्र वही है जहाँ पे तमिल और मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, तो उनके अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। पोर्ट के डेवलपमेंट के साथ ट्रिंकोमाली को एक रेलवे लाइन से कोलंबो के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ा अच्छा अवसर है हिंदुस्तान की मदद से श्रीलंका के डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए। दूसरा, एक काफ़ी दिनों से बात चल रही है एक कॉमन पावर ग्रिड, एक पावर केबल हिंदुस्तान से श्रीलंका जाने के लिए, क्योंकि श्रीलंका बड़े पैमाने पे रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप कर रहा है और वो उसका चाहेगा उसका एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना हिंदुस्तान को। और इसके लिए एक हमें ग्रिड कनेक्शन की ज़रूरत है, इसके बनाने की भी ज़रूरत है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, दोनों देशों के बीच में एक बड़े पुराने संबंध हैं। रामायण के कई चरण श्रीलंका में हैं और बुद्धिज्म हिंदुस्तान से श्रीलंका गया, तो दोनों तरफ रिलीजियस टूरिज्म का मौका है। हिंदुस्तान से बहुत से टूरिस्ट
अशोक वाटिका या और भी स्थल हैं, बुद्धिस्ट स्थल हैं, वहां जाना चाहेंगे और श्रीलंका से यहाँ आते ही हैं लोग। लेकिन इसके साथ एक तीसरा पहलू है, वो कि साउथ ईस्ट एशिया और जापान के टूरिस्ट जो बुद्धिस्ट प्लेसेस और वर्शिप में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए श्रीलंका, हिंदुस्तान और नेपाल तीनों का महत्व है। वो ये नहीं करना चाहेंगे कि एक बार वो श्रीलंका आए फिर वापस जाएं, एक बार हिंदुस्तान आए फिर वापस जाएं। तो अगर एक मल्टीपल वीज़ा की व्यवस्था हो सके जो हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल और ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे थाईलैंड है और जापान है, इनको कवर कर सके, तो इसमें दोनों देशों के टूरिज्म के लिए बड़ा फायदा होगा। पथिकृत जी, क्या ये कंबाइंड टूरिज्म का जो एक खाका जो है श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर जो है दिखाया है या खींचा है, क्या उस पर कुछ काम करने की योजना भी बन सकती है श्रीलंका के प्रधानमंत्री के भारत दौरे में? क्योंकि इसमें अपार संभावनाएं नज़र आ रही है, जिसका जिक्र यहाँ पर डीपी श्रीवास्तव जी भी कर रहे हैं और अन्य विशेषज्ञ भी कर रहे हैं। दिनकर सर ने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज उठाया है। मैं दो चीज और ऐड करना चाहता हूँ। एक, जैसे उन्होंने कहा कि एक सब सी या सबमरीन केबल सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है भारत और श्रीलंका के बीच फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हाई स्पीड डेटा लिंक। दूसरी चीज है सबसे पावर ग्रिड की बात चल रही है, उसके ऊपर भी बहुत पोटेंशियल है डेवलपमेंट की। तीसरी चीज है, देखिए इंडिया ऑलरेडी एक रामायण कॉरिडोर तैयार कर रहा है और रामायण कॉरिडोर और बुद्धिस्ट कॉरिडोर जो हो रहा है उसमें अगर आप श्रीलंका को इंटीग्रेट करेंगे और उसके साथ साथ अगर श्रीलंका आपका मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक फ्रंटियर हो जाता है तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत बहुत एक बड़ा पोटेंशियल है। क्योंकि ये सही है, साउथ ईस्ट एशिया में या फिर फार ईस्ट एशिया में बहुत सारे ऐसे देश है जहां से लोग आते हैं साउथ एशिया में टू विजिट मेनी प्लेसेस जहां पे बुद्धिज्म का एक लेगेसी है। तो अगर ऐसा एक मतलब मल्टी, जैसे शेंगेन का वीसा होता है यूरोप में, आपको 8 या 10 देशों का वीसा एक साथ मिल जाता है। अगर ऐसा एक वीसा इंडिया में भी या इसके ऊपर इनिशिएटिव पे काम हो श्रीलंका, इंडिया, नेपाल के बीच, तो मुझे लगता है कि ये बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है फॉर टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन, मल्टीलैटरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो बिम्स्टेक जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी ये फायदेमंद होगा। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अगर इंडिया का आज एक $300 बिलियन का आईटी सेक्टर है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है। और दूसरी चीज है, जिस तरह से अमेरिका के साथ वेंचर कैपिटल अरेना में बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक बुनियादी एक प्लेटफॉर्म दिया था, उसी तरह से मुझे लगता है कि इंडिया के लिए भी अभी टाइम आ गया है श्रीलंका जैसे देश में जहां पे शायद बहुत बड़े पैमाने में पोटेंशियल टैलेंट है, उसके लिए अगर हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, मान लीजिए कि CII या फिकी जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर कोलैबोरेट करे विद कंट्रीज लाइक श्रीलंका या उनके चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, कि एक फोरम बनाए जहां पे मान लीजिए हर साल 100 से 200 या 500 स्टार्टअप्स को फंडिंग दिया जाए इंडिया से, तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट फॉर इट। अब एक दौर गया था जहां पे चैलेंजेस थे। मुझे लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को G20 में इंक्लूड करके एक नया दिशा दिखाया है, और जिस तरह से उन्होंने एक्टिव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रखा है, तो मुझे लगता है कि जो चीज दिनकर सर बता रहे थे, और अगर स्टार्टअप्स के बारे में या टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में इसके ऊपर काम हो, तो मुझे लगता है चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टूरिज्म हो, स्काई इज द लिमिट। लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप श्रीलंका और इंडिया को देखें तो हमारे यहाँ दो चीज मिलता है, मोक्ष से शुरू करके मार्केट, दोनों ही आपको यहाँ मिलेगा। तो इसमें श्रीलंका इज लाइक ए यंगर ब्रदर ऑफ इंडिया। तो श्रीलंका का इतिहास बिना इंडिया के कंप्लीट नहीं होता, इंडिया का कल्चरल हिस्ट्री बिना श्रीलंका से कंप्लीट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर कोऑपरेट किया जाए तो दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल होगा। बैक टू यू।
डीपी श्रीवास्तव जी, एक समुद्री देश है, सामरिक दृष्टि से विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में जो है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका सामरिक रूप से श्रीलंका निभा सकता है, क्योंकि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति की दृष्टिकोण से श्रीलंका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है माना जाता है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और बंदरगाह जैसे हम्बन टोटा को ही ले लें तो इसके माध्यम से चीनी रणनीतिक घेरेबंदी का भी मुकाबला किया जा सकता है, ये भी माना जाता है विशेषज्ञों के द्वारा। देखिए, हमारी कोई भी सामरिक नीति श्रीलंका के सहयोग के बिना एटलीस्ट इंडियन ओशन एरिया में सफल नहीं हो सकती है। वो तो हमारे एकदम बगल में है। और मैं एक कहना चाहूँगा, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको छोटा भाई ना समझें। इस माइंडसेट से जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अच्छा नहीं लगता ना। सामरिक महत्व की हम्बन टोटा में अगर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वर्ष 2014 में ही कह दिया था डीपी श्रीवास्तव जी कि हम ना किसी को छोटा समझेंगे और ना किसी को बड़ा समझेंगे, हम सभी से समानता का व्यवहार करेंगे। G20 में सम्मिलित करना अफ्रीकी देशों को कहीं ना कहीं ये स्थापित भी करता है वैश्विक रूप से। और श्रीलंका की बात भी है तो श्रीलंका का हम सहयोग करते हैं, मित्रता निभाते हैं, लेकिन चीन की तरह उसका दोहन करने का प्रयास नहीं करते। जी, हम लोग सामरिक स्थिति की बात कर रहे थे। हम्बन टोटा ऐसे बड़े पोर्ट में अगर चीन अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर लेता है तो ये हमारे लिए एक बड़ी डेंजरस चीज़ होगी। ऐसा नहीं श्रीलंका ने उन्हें करने दिया है। उन्होंने उनके पैसे से पोर्ट तो बनाया है और वो पोर्ट का उनके लिए कोई डेवलपमेंटल इंटरेस्ट नहीं था, तो उनको उससे नुकसान ही पहुंचा है। लेकिन आगे के लिए हिंदुस्तान को ज़रूरी है कि यहाँ पे पावर वैक्यूम ना रहे और हिंदुस्तान इस पावर वैक्यूम को फिलअप कर सकता है। हम्बन टोटा पोर्ट चीन को ऑफर करने के पहले श्रीलंका ने हिंदुस्तान को ऑफर किया था। हमारी तरफ से देर हुई है जी। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और वैसे ही ट्रिंकोमाली पोर्ट तो एकदम बगल में है और वो वहाँ भी ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ के आए। आप देखें जो इंटरनेशनल सी लेन्स हैं वो श्रीलंका के बगल से ही गुजरती हैं। एक चैनल 8 सी लेन है और इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ हों, जिससे दोनों देशों की सुरक्षा दोनों देशों की सुरक्षा और डेवलपमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। एक विषय छूट गया है चलते चलते पथिकृत जी, मैं वो भी चर्चा कर लेता हूँ। खेलों को लेकर दोनों देशों के बीच भी प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, विशेष रूप से क्रिकेट को लेकर और IPL में भी जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाड़ी जो है भागीदारी निभाते हैं, उस क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं देख रहे हैं। देखिए, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण एक सवाल पूछा है। आप देखेंगे IPL में श्रीलंका के बहुत सारे प्लेयर्स ना सिर्फ खेलते हैं, कोचिंग भी करते हैं। दूसरी चीजें अगर आप याद करें 2018 में निदाहास ट्रॉफी में जब इंडिया और बांग्लादेश का फाइनल चल रहा था श्रीलंका में, तो पूरे श्रीलंका के पॉपुलेशन ने इंडिया को सपोर्ट किया था क्योंकि इंडिया उसमें जीते थे। दिनेश कार्तिक ने एक महत्वपूर्ण इनिंग्स खेला था। और अभी हाल ही में मुझे लगता है कि जाफना में एक स्टेडियम बनाने की बात आई थी। वो एक रिक्वेस्ट किया गया था, शायद प्राइम मिनिस्टर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। इंडिया जाफना में एक स्टेडियम बना रहा है। और स्पोर्ट्स में तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन दोनों देशों की रिश्ता है। अभी भी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, ICC वुमेन वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया के साथ साथ को होस्ट श्रीलंका है और बहुत सारे मैचेस जो है वो श्रीलंका में ही हो रहा है।
तो मुझे लगता है कि क्रिकेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह की तरफ से उभर के आया है और यहाँ बहुत बेहतरीन एक स्थिति है जहाँ पे दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति एक तारीफ है, रेस्पेक्ट है, एप्रिसिएशन है। अगर ये जो कोलैबोरेशन कोऑपरेशन हम क्रिकेट में देखते हैं, अगर ये दूसरे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी एक्सपैंड करे तो मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छा होगा। चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो खास करके हॉकी हो। मुझे लगता है कि इन सारे चीजों में भी अगर कोऑपरेशन बढ़ जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। श्रीलंका के अपने जो कल्चर है, ना सिर्फ उसका एक इंडिया के साथ सिमिलैरिटी और कन्वर्जेंस बहुत है, इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये कहना कि उनकी खुद की कल्चर भी बहुत रिच है, उसमें संस्कृत का बहुत इंपॉर्टेंट एक इंप्रेशन हमेशा दिखता है। तो स्पोर्ट्स हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। बस एक आखिरी टिप्पणी मैं श्रीवास्तव जी से भी ले लूं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक विषय है और बहुत ही संवेदनशील विषय भी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में तमिल जो है वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके मानवाधिकारों की रक्षा का क्या इस पूरे विजिट के दौरान जिक्र होगा, इसको एड्रेस किया जाएगा बहुत ही संक्षिप्त में? देखिए, तमिल समस्या श्रीलंका की आंतरिक राजनीति का अंग है। हिंदुस्तान का उसमें एक योगदान रहा है और लेकिन ये उसके परिणाम कुछ एक स्टेज पे अच्छे नहीं थे। 80s में जो IPKF हुआ था, तो ये एक, जैसा आपने कहा, ये एक बड़ा संवेदनशील विषय है और इसमें ये ज़रूरी है कि श्रीलंका की सॉवरेनिटी को देखते हुए ही कोई ऐसी बात की जाए। और श्रीलंका के लिए ज़रूरी है कि तमिलियंस को अपनी सोसाइटी में पूरा इंटीग्रेट कर लें एज इक्वल सिटीज़न, और मेरे ख्याल से ये उनको ये बात वो समझते हैं। हाँ, और शायद वो ऐसा प्रयास शुरू भी कर चुके हैं। DP श्रीवास्तव जी, आपका और पथिकृत पायने जी, आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुद्दा आपका में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद TV के साथ। नमस्कार। संसद TV के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।